प्रदीप सर, एक और छोटा सवाल। तो आपकी इस बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि एक तो मुद्दे और ट्रस्ट फैक्टर। नीरज जी, आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। अभी सुनाई दे रहा सर? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? कम ही आ रही है अभी। मैं शायद माइक देख लीजिए। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ। मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, एक तो इश्यूज क्या है और दूसरा ट्रस्ट फैक्टर। अब उस ट्रस्ट फैक्टर को कई लोग चेहरा भी कह सकते हैं, पार्टी भी कह सकते हैं कि कौन आपके उन प्रॉमिसेस को पूरा कर सकता है। इसी पे तय होता है सारा खेल। नीरज जी सॉरी, मुझे आपकी मैं सर रिकनेक्ट करता हूँ, मैं ठीक कराता हूँ सर। दुबे जी आपके पास आता हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? दुबे सर जी आ रही बताइए। तो अगर हम इस 2023 के चुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पे मान के चलें और अभी जो हाल में 3 चुनाव हुए उनको भी हम देखें, तो क्या ये आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी सिनेरियो बनती जा रही है जहां पे एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ अलग अलग लोग, कहीं पे बीआरएस होगी, कहीं पे सपा होगी, कहीं पे कांग्रेस होगी, कहीं पे और कोई होगी, ये स्थिति बन चुकी है पूरे देश में क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो लंबे अरसे से एक दल महाप्रबल की स्थिति में है, जिसको आप डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बोलते हैं। वो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जो कभी कांग्रेस के लिए बात कही जाती थी, वो बात आज आसानी से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जा सकती है। हालांकि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, कांग्रेस की जो प्रबलता थी, वो भाजपा से भी बड़ी प्रबलता थी, क्योंकि उसको राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी जो विरासत थी वो प्राप्त थी कांग्रेस को। इसलिए वो देश के हर हिस्से में कांग्रेस प्रबल थी। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, और उत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में, जैसे पंजाब है, भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। वहां कुछ खास स्वतंत्र रूप से कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक महाप्रबल दल है, उसका बड़ा शक्तिशाली संगठन है, और हर जगह, चाहे क्षेत्र हो, चाहे नगरपालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर जगह बहुत जबरदस्त दावेदारी करती है और ज्यादातर उस दावेदारी में सफल भी होती है। इसलिए सबका मुकाबला भाजपा के साथ में है। यहां तक कि जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं लंबे अरसे तक, जैसे अकाली दल है, शिवसेना है, जिनको भाजपा अपना स्वाभाविक सहयोगी कहती थी, और वो भी कहते थे, जैसे प्रकाश सिंह बादल कहते थे मांस और नाखून का रिश्ता है हमारा भाजपा के साथ, वो भी सब भाजपा के खिलाफ हैं इस वक्त। तो भाजपा एक तरफ है और बाकी देश के सारे दल एक तरफ हैं। ये आपकी समीक्षा बिल्कुल सही है। दुबे जी, फिर क्या जो चुनाव है अभी 23 में ही होने वाले हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े जाएंगे, चेहरे पे लड़े जाएंगे? क्योंकि बीजेपी की तो वही फोर्टे है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में होने वाले चुनावों को लोकसभा चुनावों के रिहर्सल के तौर पर इस्तेमाल करेगी। वो चाहेगी कि वोटरों को क्षेत्रीय मुद्दों से थोड़ा सा हटाकर राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ मोड़ा जाए। हालांकि विधानसभा चुनावों में ऐसा करना में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन भाजपा की पूरी योजना मुझे यही लग रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोटरों से ये कहेगी इन 9 राज्यों के चुनावों में कि देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ठीक हैं, उनमें कुछ कमोबेश हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर हमें राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सोचना चाहिए और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर हमें मतदान करने की आदत डालनी चाहिए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सरकार विरोधी भावनाएं हैं, जो किसी भी पार्टी के खिलाफ जमा हो जाती हैं जब वो लंबे अरसे तक सत्ता में रहती है, उस सरकार विरोधी भावनाओं को वो कमजोर करने की या बिल्कुल पलटने की कोशिश करेगी। और इसकी उसने शुरुआत भी कर दी है। देखिए, 1 दिसंबर में जब हम सब लोग सोच रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कौन जीतेगा, या गुजरात में कौन जीतेगा, या दिल्ली की जो महानगर पालिका है उसमें कौन चुनाव जीतेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस बात में व्यस्त थी कि किस तरीके से G20 की जो अध्यक्षता मिली है नरेंद्र मोदी को और भारत को मिली है अध्यक्षता, उस अध्यक्षता को चुनावी दृष्टि से कैसे राष्ट्रीय मंच पर पेश किया जाए। देखिए, G20 का तो भारत पहले भी अध्यक्ष रह चुका है। जब यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री थे, तब फिर यशवंत सिन्हा उस अध्यक्षता को करते थे और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलता था। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी ने सारे देश के अखबारों में आर्टिकल लिखे, खुद अपने नाम से उनके आर्टिकल छपे, सारे स्मारकों के ऊपर होलोग्राम प्रोजेक्ट किए गए, लाखों करोड़ों सेल फोन के अंदर संदेश भेजे गए, भाजपा ने सरकार ने पूरे पेज के विज्ञापन छपाए। तो वहां पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि एक राष्ट्रीय मुद्दा,
एक मिला जुला राष्ट्रीय मुद्दा जिसमें विदेश नीति के मुद्दे भी हों, सुरक्षा नीति के मुद्दे भी हों और भारत के अंदरूनी मुद्दे भी हों, जैसे कि राम मंदिर है या मान लीजिए 3 तलाक है या समान नागरिक संहिता है, इन तमाम मुद्दों को मिलाकर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए और उससे वोटरों से कहा जाए कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, हम भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, भारत ये कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप वोट दीजिए, छोटे मोटी बातों को उसमें छोड़िए। प्रदीप जी की यह बात सही है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तब मुद्दे अलग होते हैं, जब पंचायत का चुनाव होता है अलग होते हैं, नगर पालिका का चुनाव होता है तो अलग होते हैं। भाजपा भी इस बात को जानती है। यहीं पर भाजपा जो स्प्लिट वोट जिसकी आप दोनों साथी चर्चा कर रहे हैं, विभाजित वोट है जिसमें एक ही वोटर लोकसभा में अलग तरीके से सोचता है, विधानसभा में अलग तरीके से सोचता है और पंचायत में अलग तरीके से सोचता है, नगर पालिका में अलग तरीके से सोचता है और उसी तरह से अलग अलग वोट भी करता है। स्प्लिट वोट की जो परिघटना है उसका भाजपा पूरा लाभ उठाना चाहती है और वो चाहती है कि जब तक 2024 का लोकसभा चुनाव आए तब तक लोग बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट करने का मन बना चुके हैं और किसी भी किस्म की क्षेत्रीय कमीबेशी जो सरकार चलाने में हो जाती है, स्थानीय कमीबेशी जो हो जाती है, जो सांसदों के खिलाफ जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी होती है, इन सबसे अलग हटकर सोचें और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में जो उनका विश्वास है उसी विश्वास को वोट देकर, उसी विश्वास की वोट देकर दोबारा पुष्टि करें। भाजपा